नमस्कार प्रिय मित्रों, इससे पूर्व की क्लास में हमने जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध क्रोध इसको पढ़ा था, उसका अध्ययन किया था। और उस निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बताया था कि क्रोध जो है कैसे उत्पन्न होता है और क्रोध जो है वो मनुष्य के लिए हानिकारक भी है और मनुष्य के लिए वह कैसे लाभदायक भी होता है। ये सब की व्याख्या जो है आचार्य शुक्ल ने अपने निबंध में की है। अगला आपके सिलेबस में जो निबंध है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति। भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, इस निबंध को हम जो है एक आलोचनात्मक निबंध के साथ साथ हम इसको एक साहित्यिक निबंध भी मान सकते हैं। इसकी जो है इस निबंध में मूल रूप से ये बताया गया है कि भारतीय जो साहित्य है उसको शक्ति कहाँ से मिलती है या उसकी शक्ति क्या है। तो भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, जैसे मनुष्य की प्राण शक्ति क्या है? वायु। वायु जो है मनुष्य की प्राण शक्ति है। तो ऐसे ही साहित्य की प्राण शक्ति क्या है, यानी जितना भी भारतीय साहित्य लिखा गया उसमें क्या है, उस क्या है को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस निबंध में रूपायित किया है। सबसे पहले अपन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है परिचय पढ़ते हैं, उसके बाद अपन निबंध का अध्ययन करेंगे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इनका जन्म जो है 1907 में होता है। जन्म 1907 और मृत्यु जो है निधन 1979। जन्म 1907 में और निधन जो है 1979 में द्विवेदी जी का होता है। द्विवेदी जी की बहुत महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण कृति है द्विवेदी जी की आदिकाल की भूमिका। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल के ऊपर भी कार्य किया है। और द्विवेदी जी के ललित निबंध भी अत्यधिक जो है प्रसिद्ध हैं। ललित निबंध, इनका कुटुज है, अशोक का फूल है, ये अत्यधिक प्रसिद्ध निबंध है। सामाजिक प्रतिबद्धता को साहित्य का मर्म मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी उन चिंतकों आलोचकों में से हैं जिन्होंने साहित्य की नई मान्यताओं पर बल दिया है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या है? सामाजिक प्रतिबद्धता, यानी हमारा समाज के प्रति कोई उत्तरदायित्व है, हम समाज के प्रति कमिटमेंट हैं, हम समाज के प्रति प्रतिबद्ध हैं, हमारे कुछ सामाजिक कर्तव्य हैं। उन सामाजिक कर्तव्यों को मानने वालों में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी प्रमुख साहित्यकार हैं। वो ये मानते हैं कि एक कवि होने के नाते, एक कवि या एक आलोचक या एक निबंधकार होने के नाते हमेरा जो है समाज के प्रति कुछ दायित्व है। वो समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मानते हैं कि समाज के प्रति मेरा कोई कर्तव्य है। मनुष्यता को उदरगामी बनाने की शक्ति उनके साहित्य में। देखो कितनी बड़ी बात कही है। मनुष्यता को उदरगामी यानी मनुष्यता को आगे बढ़ाना, ऐसे सात्विक जो भाव हैं उन सात्विक भावों को पुष्ट करना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की साहित्य में हमें मिलता है। तो मनुष्यता को उदरगामी बनाने की शक्ति उनके साहित्य में है। वे मनुष्य को साहित्य का लक्ष्य मानते हैं। यानी मनुष्य जो है वो मनुष्य क्या है?
साहित्य का लक्ष्य है। भाई किसी भी कवि के द्वारा कोई या साहित्यकार के द्वारा कोई साहित्य लिखा जाता है तो साहित्य किसके लिए होता है? जानवरों के लिए तो साहित्य नहीं होता है। ऑफकोर्स कि वो निश्चित रूप से वो साहित्य क्या है, जो समाज में जो व्यक्ति निवास कर रहे हैं, जो मनुष्य निवास कर रहा है, उसके लिए वो साहित्य है। यानी मैं साहित्य को पढ़ करके और मेरे व्यक्तित्व में अगर मैं उधर्वगामी होता हूँ या मैं मेरे अपने व्यक्तित्व में सुधार करता हूँ या मैं मेरी बुराइयाँ जो हैं उनमें सुधार करता हूँ या मैं परिष्करण करता हूँ, ये किसके माध्यम से हुआ? साहित्य के माध्यम से हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्य में मनुष्य जो है, मनुष्य वो केंद्र बिंदु है। मुंशी प्रेमचंद का आपने नाम सुना है, पढ़ा भी होगा। मुंशी प्रेमचंद जो है वो साहित्य में समाज को केंद्र में रखते हैं, साहित्य में समाज को केंद्र में रखते हैं। लेकिन यहाँ अपन ने देखा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो मनुष्य को जो है साहित्य के केंद्र में रखते हैं। जैनेन्द्र कुमार जी कहानीकार हैं, उनका नाम आपने सुना होगा, वो मनोविश्लेषक कहानीकार हैं। उनके यहाँ भी व्यक्ति जो है व्यक्ति केंद्र में होता है। यानी व्यक्ति में अगर सुधार आता है तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। यानी वो केंद्र बिंदु व्यक्ति का मानते हैं, ये व्यक्ति है और ये समाज है और इस समाज में जो है ये मनुष्य निवास करते हैं। तो अगर एक मनुष्य में परिष्करण होता है तो इसका मतलब है कि समाज अपने आप ही क्या हो गया? परिष्कृत हो गया। क्योंकि समाज किनसे बनता है? मनुष्य से बनता है समाज, मनुष्यों से समाज बनता है, न कि समाज से मनुष्य का निर्माण या मनुष्य बनता है। तो जब मूल जो जड़ है वो मनुष्य है, तो मूल जड़ में जब हम पानी सींचेंगे तो पौधा जो है अपना फलवित होगा, भले उसकी टहनियों को सींचने की बजाय। तो समाज को हम सींचेंगे तो मनुष्य को सींचेंगे जो जड़ है समाज की, तो समाज भी अच्छा होगा। वे मनुष्य को साहित्य का लक्ष्य मानते हैं और मानवता के उन्नयन को ही सोद्देश्य साहित्य की एकमात्र कसौटी सिद्ध करता है। यानी मानवता जो है वो मानवता ही उनके साहित्य की क्या है? मूल भावना है और मानवता की कसौटी पर ही जो है एकमात्र वो सिद्ध करते हैं। मनुष्य को समाज की अक्षय निधि मानते हुए उसे दुर्गति के पंकज से बचाने के साहित्य प्रयोजन की चर्चा में उन्होंने लिखा है कि समूची मानवता जिससे लाभान्वित हो, एक जाति दूसरी जाति से घृणा न करके प्रेम करे, एक समूह दूसरे समूह को दूर न रखकर पास लाने का प्रयत्न करे, कोई किसी का मोहताज न हो, कोई किसी से वंचित न हो। इस महान उद्देश्य से ही हमारा साहित्य प्राणोदित होना चाहिए। यानी ये इस निबंध का पूर्ण रूप से सार है। भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति इस निबंध का ये क्या है? पूर्ण रूप से सार है। उन्होंने समूची मनुष्यता जो है उसको लाभान्वित करने की बात उन्होंने अपने साहित्य में की है। मैं दोबारा से इस पंक्तियों को पढ़ता हूँ कि समूची मनुष्यता जिससे लाभान्वित हो, एक जाति दूसरी जाति से घृणा न कर के प्रेम करे, एक समूह दूसरे समूह को से दूर न रखकर पास लाने का प्रयत्न करे, कोई किसी का मोहताज न हो, कोई किसी से वंचित न हो। इस महान उद्देश्य से ही हमारा साहित्य प्राणोदित होता है। यानी हमारे साहित्य को प्राण शक्ति कहाँ से मिलती है? इस महान उद्देश्य से ही हमारे साहित्य को प्राण शक्ति मिलती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश जिले के एक गांव उज्जवलिया में 1907 में हुआ। इनकी बचपन का नाम बैजनाथ द्विवेदी था। 1929 में संस्कृत साहित्य में शास्त्री और 1930 में ज्योतिष विषय लेकर शास्त्राचार्य की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। इसी वर्ष शांति निकेतन में हिंदी शिक्षक के रूप में कार्य आरंभ किया। यानी 1930 में ये जो है शिक्षक के रूप में शांति निकेतन में जो है अध्ययन का कार्य इन्होंने प्रारंभ किया।
रविंद्रनाथ ठाकुर और क्षिति मोहन सेन के संपर्क में आए। 1950 तक वे शांति निकेतन में ही रहे, यानी 1930 से लेकर के और 1950 तक वो एक शिक्षक के रूप में जो है, एक अध्येता के रूप में, एक जो अध्यापन कार्य के लिए जो है शांति निकेतन में ये रहे। 1940 से 1950 तक के दशक में डायरेक्टर के पद पर रहे। तदंतर क्रम से काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे, यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब हिंदी, वहाँ से सेवानिवृत्त होकर 1968 से 1970 तक हिंदू विश्वविद्यालय के रेक्टर पद पर भी रहे। 1970 से 1972 तक हिंदी व्याकरण के मानकीकरण के लिए गठित समिति के संयोजक के रूप में कार्य किया। नागरिक प्रचारणी सभा, काशी के हस्तलेखों की खोज तथा साहित्य अकादमी से प्रकाशित नेशनल बिबिलोग्राफी के निरीक्षक भी रहे। साहित्य सेवा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्हें डिलीट की मानद उपाधि प्राप्त हुई, यानी साहित्य सेवा के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को लखनऊ विश्वविद्यालय से डिलीट की जो है मानद उपाधि भी इनको प्राप्त हुई। सन 1957 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित हुए। जीवन के अंतिम दिनों में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष भी रहे। 19 मई 1979 को उनका देहावसान दिल्ली में हुआ। द्विवेदी जी ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य के विविध युगों की विवेचना की है। द्विवेदी जी ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य के विभिन्न युगों का युगांतर या दृष्टिपात उन पे किया। द्विवेदी हिंदी साहित्य की समीक्षा में उन्होंने उन लोगों को महत्व दिया जो साहित्य को जनवादी परंपरा को मजबूत कर सकते थे, यानी द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में उन लोगों को महत्व दिया है जो जनवादी जो है सोच, जनवादी सोच, इस जनवादी सोच को उन्होंने आगे बढ़ाया। ऐसे कवियों को उन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया है। इतिहास के माध्यम से उन कवियों को पूरा किया जिन्हें पहले के इतिहासकार उपलब्धि मान रहे थे। अपने निबंधों में उन्होंने साहित्य में संस्कृति चिंतन को ठोस आधार प्रदान किया। इन निबंधों में व्याप्त सांस्कृतिक चेतना अभिजात वर्गीय सांस्कृतिक चेतना से अलग लोक चेतना के अधिक नज़दीक हैं। वे निबंधों में गंभीर विषयों को उठाते हैं। वे निबंधों में गंभीर विषयों को उठाते हैं। यहाँ भी क्या है, भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति जो निबंध है ये एक गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय को उन्होंने जो है अपने इसमें उठाया है अपने निबंध में। सांस्कृतिक और मानवीय जो मूल्य हैं उनका तथा धारित क्रोध शोध करते हुए आशावाद का अखंड संदेश देते हैं। आशावाद यानी मनुष्य के जीवन में एक आशा जो है, ये आशा जो है, इस आशा को कभी इसका अंत नहीं होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक निबंध लिखा है आशा का अंत, यानी जिस व्यक्ति की आशा का अंत हो जाता है वो मृत प्राय ही होता है। तो हमें हमारे जीवन में इस आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध से ये प्रेरणा लेनी चाहिए। आचार्य शुक्ल का निबंध क्या है, आशा का अंत। इस निबंध से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें जिंदगी में चाहे कितने झंझावाट आए, कितने ही तूफान आए, कितने ही दुख आए, कितनी पीड़ाएं, कितने ही दर्द हम झेलें, लेकिन हम हमेशा जो है आशान्वित बने रहें। मित्रों, हमेशा जीवन में अंधेरा आता है तो प्रातःकाल भी आएगा, यानी संध्या अगर होगी तो प्रातःकाल सूर्योदय भी होगा। यानी जीवन में ये कतई नहीं मान के चले कि अभी हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं तो सुख नहीं आएंगे। हमें हमेशा जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। और ऐसा ही संदेश हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी अपने साहित्य के माध्यम से देते हैं। और आशावाद का जो स्वर है, जो संदेश है, वो संदेश अपने साहित्य के माध्यम से देते हैं।
आचार्य द्विवेदी की संस्कृत, बंगला, अपभ्रंश, अवधी, ब्रज आदि भाषाओं तथा संस्कृत दर्शन, इतिहास, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, मनोविज्ञान आदि में समान गति तथा गहरी रुचि थी। इन्होंने जैन, बौद्ध, सिद्धनाथ, वैष्णव साहित्य का गहन अध्ययन किया था। इनका योगदान भाषा की समृद्धि से साहित्य की समृद्धि तक फैला हुआ है। यानी इनका आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का योगदान जो है वो भाषा की समृद्धि जो है वहाँ तक फैला हुआ है। भाषा की समृद्धि से लेकर के साहित्य की समृद्धि तक फैला हुआ है, क्योंकि भाषा ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम साहित्य को प्राणोन्नत करते हैं या हम साहित्य का सृजन करते हैं। तो भाषा जब समृद्ध होगी तो हमारा साहित्य भी क्या होगा? समृद्ध होगा। और विविध विचारों मान्यताओं के समन्वय की चेष्टा इनके साहित्य में समाहित है। अपने साहित्य में मुक्ति बोध जिस संवेदनात्मक ज्ञान की चर्चा करते हैं द्विवेदी जी उसके जीवित पुंज हैं। यानी मुक्ति बोध जो है, मुक्ति बोध की एक ब्रह्म राक्षक कविता वो अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो मुक्ति बोध जो है वो संवेदनात्मक ज्ञान की जो चर्चा करते हैं उसमें द्विवेदी उसके जीवंत जीते जागते उदाहरण हैं। प्रकाशित जो इनकी रचनाएं हैं उनमें है आलोचनात्मक ग्रंथ में है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका इनका एक ये आलोचनात्मक प्रसिद्ध ग्रंथ है। कबीर सूर साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, मध्यकालीन धर्म साधना, मृत्युंजयी रविंद्र और नाथ संप्रदाय, ये इनके आदि जो है नाथ संप्रदाय, ये इनके आदि क्या है? आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, कबीर साहित्य, हिंदी काल का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। उपन्यास जो है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा और बाण भट्ट की आत्मकथा जो है इनके अत्यधिक प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और अनामदास का पोथा तो एक बहुत ही इनका फेमस जो है उपन्यास है। उस उपन्यास में एक पात्र जो होता है, जो अनाम होता है, वो नाम की परवाह नहीं करता कि मेरा नाम क्या है, लेकिन वो समाज के लिए अपना जीवन यापन करता है। अनामदास का पोथा में एक चरित्र के माध्यम से ये व्याख्यायित करते हैं या संदेश देते हैं। तो अगर आपके परीक्षा में पूछा जाए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कोई दो उपन्यासों के नाम लिखिए, तो अनामदास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख और पुनर्वा इनके प्रसिद्ध जो है उपन्यास है। निबंध संग्रह में इनके जो हैं अशोक के फूल, मैंने आपको बताया था कुटुज इनका एक प्रसिद्ध निबंध है और अशोक के फूल भी इनका एक प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। विचार संग्रह, कुटुज, कल्पलता, विचार और वितर्क और आलोक पर्व आदि इनके निबंध संग्रह हैं। संपादित जो इनकी रचनाएं हैं वह संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो और संदेश राशक। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न द्विवेदी जी का संपूर्ण साहित्य राजकमल प्रकाशन दिल्ली से 11 खंडों में प्रकाशित हुआ है। मित्रों, कल जो है हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये जो निबंध है भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, इसका विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे। मूल रूप से द्विवेदी जी को आप समझ गए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कैसे आलोचक हैं, कैसे वो साहित्यकार हैं, उनके साहित्य में क्या हमें मिलता है, वो क्या जीवन में संदेश देते हैं, आशावादी वो दृष्टिकोण रखते हैं, मनुष्य को वो अपने केंद्र में रखते हैं, मनुष्यता को सर्वोपरि मानते हैं और मानवता का विकास करना ही उनका उद्देश्य होता है अपने साहित्य के माध्यम से। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।